गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 द्रव्य के तापीय गुण को पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर अपन ने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था न्यूटन के शीतलन का नियम। क्या पढ़ा था अपन ने? न्यूटन के शीतलन का नियम। तो वो अपन टॉपिक वापस यहां से चालू कर रहे हैं। न्यूटन के शीतलन का नियम। इसमें न्यूटन के द्वारा दिया गया एक शीतलन नियम था, जिसके अंदर बताया गया था जो शीतलन की दर होती है वह तापांतर के, वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो ये अपन ने शीतलन का, न्यूटन के शीतलन नियम ये देखा था। तो इसके अंदर अपन ने बताया था dq/dt, ये लास्ट वाला शीतलन का नियम अपन ने पढ़ा था। जो शीतलन की दर थी अपने पास dq/dt इक्वल टू k.dt। तो ये अपने पास लास्ट में शीतलन के नियम के अपने पास शीतलन का नियम आया था, बराबर। तो इस वाले में अपन आगे न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। इसके पहले एक ग्राफ अपन देख लेते हैं। तो ग्राफ, यहां पे ग्राफ डिनोट, देखो यहां पे बता रखा है अपने पास एक ग्राफ समय के साथ तप्त जल के शीतलन को दर्शाने के लिए, बराबर। तो यहां पे अपन एक ग्राफ बना रहे हैं। न्यूटन के शीतलन नियम का, ठीक है। ये अपन ग्राफ एक डिनोट कर रहे हैं। एक तो शीतलन के नियम के बीच में dq/dt और एक समय t के रिस्पेक्ट में, बराबर। और ये अपना जो ओरिजिन पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन पॉइंट O, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? O से डिनोट कर रहा हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूंगा तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। यदि शीतलन के, न्यूटन के शीतलन का जो नियम है, वहां पे यदि dq/dt की जो वैल्यू ज्यादा है, बराबर, यदि इस पॉइंट पे dq की वैल्यू, dq/dt की वैल्यू ज्यादा है, ये अपने पास dq/dt की वैल्यू, ठीक है। धीरे 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 यहां पे जो टाइम लग रहा है, सबसे पहले पॉइंट यहां पे टाइम लग रहा है, सबसे कम टाइम लग रहा है, बराबर। सेकेंड पॉइंट अपन लेते हैं ये वाला, यहां पे टाइम का रिस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। वापिस एक और पॉइंट लेते हैं, अगला वाला, बराबर। तो ये टाइम का रिस्पेक्ट यहां पे अपने पास बढ़ जाता है, ठीक है। यदि मैं इस पॉइंट पे बात करूं जहां पे शीतलन के जो नियम है, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया नियम है, उसका मान ज्यादा है और टाइम कम लग रहा है, बराबर। टाइम वहां पे कम लग रहा है, लेकिन यहां पे जैसे 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 ये ग्राफ अपने नीचे की तरफ बढ़ता है ना, तो यहां पे टाइम वैल्यू बढ़ जाती है और यहां पे न्यूटन के शीतलन का जो dq/dt की वैल्यू है वह कम हो जाती है। तो यहां पे देखते हैं अपन, जैसे मान लो सबसे पहला ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ठीक है। ये अपने पास हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं पॉइंट को, ये वाला। तो यहां से अपने पास हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। यदि अपन यहां पे बात करेंगे तो यहां पे जो टाइम लिमिट देखेंगे
तो ये जो टाइम स्लॉट है अपने पास ये बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो जो टाइम स्लॉट है वह सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू। और यहाँ पे यदि ये अपने पास समय, ठीक है, और ये एक अपने पास यहाँ पे समय, ठीक है। तो ये अपने पास एक ग्राफ डिनोट किया अपन ने, इसको थोड़ा सा वापस अपन ये इस टाइप से लेके चलेंगे, ये ग्राफ अपने पास तैयार होगा, ठीक है। तो ये अपने पास न्यूटन के शीतलन नियम का एक ग्राफ तैयार हुआ है, जिसमें शीतलन के न्यूटन ने ये चीज बोली थी, यदि कोई वस्तु बहुत ज्यादा, जैसे चाय का कप बोला था, यदि वो बहुत ज्यादा गर्म है, बराबर, और उसे यदि किसी दूसरे टेम्परेचर में रखा जाता है, तो वो चाय का गर्म जो स्टार्टिंग में जो होता है ना, उसका जो दर होती है वो सबसे ज्यादा उस चाय का जो चाय होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म रहती है, बराबर, स्टार्टिंग में। पर उसको जो उस ताप टेम्परेचर को जो अगले अपने आसपास का जो वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके समान आने की वो कोशिश करती है, तो स्टार्टिंग में उसको बहुत कम टाइम लगता है, बराबर। फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ता जाता है, बराबर, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ता जाता है। तो ये अपने पास न्यूटन के शीतलन नियम का एक ग्राफ है। अब अपन न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन, न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो ये अपन चीज क्लियर करेंगे यहाँ पे, न्यूटन के वितलन क्या शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। तो इस वाले में देखेंगे अपन, मान लो अपन ने कोई वस्तु ली जिसका टेम्परेचर T2 है, मान लो कोई वस्तु ली जिसका टेम्परेचर T2 है, और उसके आसपास के यदि वातावरण की बात करें जिसका टेम्परेचर अपने पास T1 है, बराबर। तो मान लो अपने पास कोई वस्तु ली, ये एक अपन ने कोई वस्तु ली जिसका टेम्परेचर अपने पास क्या है, ठीक है। ये अपने पास वस्तु का टेम्परेचर है, और इसको अपन ने किसी ठीक है, ये अपने पास वस्तु का टेम्परेचर है और ये अपन ने लिया, ठीक है। चलो, ये अपने पास कोई वस्तु है जिसका कुछ टेम्परेचर तापमान मैंने माना T2 है, और ये अपने पास कोई उसके आसपास का वातावरण समझो, यदि मैं इसको बोलूंगा ये वातावरण है, इसके आसपास, इस वस्तु के आसपास का क्या है, वातावरण, और इसका टेम्परेचर जो तापमान ले रहा हुआ मेरे पास क्या है, T1, बराबर। तो मैंने एक वस्तु ली जिसका टेम्परेचर T2 है और एक वातावरण है, उसके आसपास का जो परिवेश है जिसका तापमान अपने पास T1 है। यहां पे अपन न्यूटन के शीतलन नियम की जो व्युत्पत्ति करेंगे, उसके एक फॉर्मूले की व्युत्पत्ति करेंगे, बराबर। तो उसके लिए अपन ने एक वस्तु ली जिसका टेम्परेचर T2 दे रखा है, उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास का जो परिवेश है, एनवायरमेंट है, उसका टेम्परेचर अपने पास क्या दे रखा है, T1, क्लियर। तो यहां पे अपन को पता है कि न्यूटन के शीतलन नियम क्या कहता था, न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता था कि शीतलन दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अपन ने न्यूटन के शीतलन नियम को बताया था। तो अपन ने क्या बोला था, यहां पे अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो अपन लिखते हैं न्यूटन के शीतलन दर जो किसके समानुपाती होता था, वस्तु व वातावरण के तापांतर, बराबर। और यहां पे वस्तु का ताप बोले तो कितना है अपने पास, T2, वातावरण का ताप कितना है तो T1,
यदि न्यूटन के शीतलन नियम की बात करेंगे तो शीतलन दर, यदि यहां पे एक और चीज अपन ने लिखना चाहेंगे, देखो T2, मान लो ये वस्तु है, वस्तु कौन सी ली, मान लो एक गर्म जल का कोई अपन ने बर्तन ले लिया, भाई बर्तन गर्म जल से बड़ा पड़ा है, तो उसका टेम्परेचर मान लो T2 अपने पास। तो यहां पे यदि मैं T2 टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और T1 कम होगा, भाई वातावरण के तापमान से तो ये ज्यादा है, वस्तु का जो तापमान है वह तो ज्यादा है। तो न्यूटन का शीतलन नियम यही तो कहता है कि जब कोई वस्तु जिसका तापमान मान लो T2 है वह ज्यादा है T1 से, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ विकिरणें उत्सर्जित करने लगेगा और इस टेम्परेचर T1 वातावरण के टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, बराबर। तो T2 टेम्परेचर T1 से जाता है। तो न्यूटन के शीतलन दर अनुक्रमानुपाती होता है, वस्तु व वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि यहां पे अपन लिखेंगे न्यूटन का शीतलन दर, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, dq अपॉन dt, जिसको अपन ने लिया भाई माइनस के अंदर, भाई ये नेगेटिव किसको साइन दर्शा रहा है, नेगेटिव साइन दर्शा रहा है इसके विपरीत को, इसके अपोजिट को, बराबर। अनुक्रमानुपाती किसका होता है, स्क्रीन ठीक है आ गया, चलो ठीक है। तो यहां पे जो dq अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होगा उसके तापांतर का, तापांतर यदि वस्तु का तापमान बोलेंगे तो सबसे ज्यादा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा T2, और यहां पे वातावरण का तापमान सबसे कम है तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस T1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, तापांतर। इस तापांतर को यदि मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो इसको डेल टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, डेल टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल टी इक्वल टू कितना होता है, T2 माइनस T1, ये अपने पास एक टेम्परेचर होता है, बराबर। तो यदि अपन यहां पे जो पिछले वाले न्यूटन के शीतलन नियम में अपन पढ़ के आए थे कि मुझे समानुपाती का यदि साइन हटाना है, और समानुपाती का साइन हटाने के लिए मैं एक नियतांक यूज करूंगा, जिस नियतांक का नाम दिया था अपन ने K dt इक्वल टू K T2 माइनस T1, बराबर। और K किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, नियतांक को, बराबर, नियतांक को, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने पास कौन सी आ गई, एक फर्स्ट समीकरण अपने पास आ गया, कौन सा, फर्स्ट समीकरण, ठीक है, ये अपने पास पहला समीकरण आ गया, बराबर। अभी अगले समीकरण की बात कर रहे हैं। अगला समीकरण क्या है, देखो अगला समीकरण अपने पास क्या है, अगला समीकरण ये कहता है यदि मैं Q को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा, यदि कोई वस्तु है जिसका एक द्रव्यमान होगा, जिसका एक तापमान है और जिसकी एक विशिष्ट ऊष्मा भी है, जिसकी एक विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी होती है, तो यदि मैं वहां पे ऊष्मा को डिनोट करने जाऊंगा तो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, एक अपने पास ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q का, तो वो होता है अपने पास M मल्टीप्लाई टू S मल्टीप्लाई टू T, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, हम जानते हैं कि बराबर। ये अपने पास क्या है, सेकेंड समीकरण। यहां पे जानते हैं अपन Q किसको डिनोट कर रहे हैं, Q भाई ऊष्मा को डिनोट कर रहे हैं, M किसको डिनोट कर रहा है, भाई वह वस्तु के द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, बराबर, द्रव्यमान को बता रहा है। S किसको डिनोट कर रहा है, तो भाई विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता हर धातु की अपने अपने में अलग होती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान, ठीक है। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वस्तु के तापमान को, ये T से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर। ये अपन पहले करके आ चुके। यदि वस्तु को, यदि बोलेंगे वस्तु का द्रव्यमान M है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता S है और प्रारंभ में ताप यदि T2 है, बराबर, उसका प्रारंभ में ताप यदि T2 है, तो यदि वस्तु को सूक्ष्म समय dt समय में निर्गत ऊष्मा dq हो, तो वस्तु के dt समय में ताप में परिवर्तन कितना होगा। तो यहां पे एक चीज लिखते हैं, यदि अपन इस वाली एक समीकरण, इस वाली इक्वेशन से समझते हैं, यदि वस्तु का, यदि
वस्तु का द्रव्यमान m है, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता S है, तो उसका तापमान, उस वस्तु का तापमान बराबर, यदि बोलेंगे उस वस्तु का तापमान प्रारंभ में T2 है, प्रारंभ में T2 है, क्या है T2, तो उस वस्तु के द्वारा निर्गत ऊष्मा dQ होने पर डेल T समय में, क्या बोला, dQ निर्गत ऊष्मा, dQ सूक्ष्म ऊष्मा, निर्गत ऊष्मा dQ होने पर सूक्ष्म समय dt में उसका जो वस्तु का टेम्परेचर होगा वह अपने पास dT2 परिवर्तित हो जाएगा। यदि उस वस्तु का, यदि उस वस्तु के, यदि उस वस्तु के द्वारा सूक्ष्म समय में, सूक्ष्म समय dt, dt में, सूक्ष्म समय dt में निर्गत ऊष्मा dQ होने पर वस्तु का dt समय में परिवर्तित ताप, परिवर्तित ताप dT2 है, बराबर। ये कहना चाहता है कि यदि मैं प्रारंभ में कोई वस्तु है तो उसका तापमान यदि अपने पास T2 है और उसमें से यदि कुछ उस वस्तु के द्वारा यदि कुछ सूक्ष्म समय में कुछ ऊष्मा बाहर की तरफ निकल रही है तो उसका यदि dt समय, मतलब एक सूक्ष्म समय की मैं बात मानूं तो वहां पे T2 ताप से कितना हो जाएगा अपने पास dT2 ताप। तो यदि यहां पे अपन समीकरण 2 से यदि बात करेंगे, समीकरण 2 कौन सा है, यदि समीकरण 2 से बात करेंगे तो अपन dQ का निकालेंगे, द्रव्यमान वह का वह रहेगा, S वह का विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी वह रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो T समय का ताप होता है वह dT2 हो जाएगा। तो यदि मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 2 से जो ऊष्मा का मान होगा, क्या बोला, 2 से ऊष्मा का मान कितना अपने पास dQ हो रही थी, तो इसको लिखेंगे dQ इक्वल टू m, वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता वह की वह रहती है, लेकिन जो अपने पास टेम्परेचर हो, जो तापमान होता है वह dt समय में कुछ चेंज हो गया तो अपने पास ये रहेगा dT2। तो ये अपने पास एक और समीकरण अपने पास आ जाता है। यदि मैं बोलेंगे समीकरण फर्स्ट को लेके, यदि समीकरण फर्स्ट में dQ का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट कौन सा अपने पास, समीकरण फर्स्ट मैंने लिखवा चुका, यदि इस जगह पे अपन dQ का मान रख रहे हैं कौन सा, MsD2, इसका नाम दे देते थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 3। यदि लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर क्या आएगा, रखो, जैसे अपने पास ये -dQ/dt था तो -MsdT2/dt इक्वल टू क्या रहेगा, KT2 -T1। ये अपने पास एक समीकरण निकल के आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, एक समीकरण आ गया भाई। क्लियर, कुछ भी नहीं किया है, dQ का जो मान मेरे पास आया था बराबर, उस मान को मैंने पहले वाले समीकरण के अंदर रख दिया है बराबर। अब यहां पे क्या करेंगे अपन, कुछ पक्षांतरण करने पर, मतलब ये जो dt है ना, ये यदि इधर डिवाइड में मैं इसको इधर भेज देता हूं और यदि बराबर के उस साइड जाते इसमें हो जाएगा गुणा में, तो -MsdT2 इक्वल टू KT2 -T1 और ये मल्टीप्लाई में dt आ जाएगा। ये वाले अपने पास समीकरण आ गया बराबर। अभी यदि थोड़ा और चेंज करते हैं, यदि ये dT2 है, यदि तापमान को अपन एक साइड ले आए तो बराबर, मान लो ये dT2 है, यहां पे जो तापांतर है उसको मैं इधर ले आऊं और द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा धारिता को इधर ले जाऊं तो कोई चेंजेज होगा, तो देखते हैं यहां पे, यदि
T2 तापमान को एक साइड ले आए, बट यदि ये इधर गुणा में, इधर जाते किसमें होगा, भाग में, और यदि ये इधर गुणा में तो इधर जाते किसमें हो जाएगा, भाग में, अपॉन m और s विशिष्ट ऊष्मा धारिता, बराबर। तो ये अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला। यदि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यदि यहाँ पे प्लस माइनस से अपन मल्टीप्लाई करवाते तो ये प्लस का हो जाएगा, यदि माइनस से अपन दोनों जगह मल्टीप्लाई करवाते हैं, बराबर, तो ये माइनस का इधर से करवाना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। क्लियर, तो ये अपन ने यहाँ पे चेंज कर दिया। चलो इसमें आगे बढ़ते और, ठीक है, यहां पे कैसे किया अपन ने, यदि कॉमन माइनस का अपन ने दोनों साइड यदि माइनस से गुणा करवाते तो यहां पे माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस माइनस गुणा माइनस आ गया, तो इस तरीके से अपने पास माइनस आ जाएगा। यदि बोलेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों के साइड समाकलन करो, ये समाकलन साइन होता है T2 अपॉन T2 माइनस T1 पहले का, सेकंड इसका भी समाकलन करो माइनस K dt अपॉन M और S, ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर, अब यहां पे क्या करेंगे, यदि देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास समाकलन dt2 अपॉन T2 माइनस T1, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को अपन क्या लिखेंगे, log T2। यदि ये जो अपने पास रहता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला आता है अपने पास log। यदि समाकलन को सॉल्व करेंगे तो समाकलन के यहां पे आएगा अपने पास log T2 माइनस T1, ये अपने पास क्या एक फॉर्मूला होता है। यदि समाकलन dt2 अपॉन T2 माइनस T1 दे रखा है तो ये एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला कहता है log T2 माइनस T1। क्लियर, यहां पे यदि यहां पे बात करेंगे तो अपने पास जो कॉमन वैल्यू होती है ना, उसको क्या कर लेंगे बाहर। यदि कॉमन वैल्यू बाहर लेने के बाद जो समाकलन किया जाता है तो अपने पास किस तरीके से रहेगा, देखना, कॉमन वैल्यू बाहर आ जाएगी माइनस K अपॉन M और S, और इसका dt का समाकलन करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, T और प्लस का C एक नियतांक अपने पास यूज होगा। इस C को क्या बोला जाता है, ये जो C लगा है ना, इसको बोला जाता है समाकलन नियतांक। ध्यान रखना, ये जो C होता है ना, इसको बोला जाता है समाकलन नियतांक लगता है, बराबर। ये देखो अपन ने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, सबसे पहले इंटीग्रेशन ये वाला है, तो इसके अंदर अपने पास एक सूत्र लगता है, जिस सूत्र को बोला जाता है log T2 माइनस T1, बराबर। सेकेंड में K यदि बोलेंगे ये नियतांक है, M द्रव्यमान वस्तु का, S विशिष्ट धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नियत है, बराबर। तो ये तीनों बाहर आ जाएगी, dt के रिस्पेक्ट में यदि समाकलन करवाने पर अपने पास आ जाएगा T प्लस C, और C यहाँ पे समाकलन नियतांक यूज हुआ है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे, यदि अपने पास K अपॉन M इंटू S है ना, इसको एक नियतांक ले लेते हैं पूरे को। यदि देखो ये जो K अपॉन MS है ना, ये अपन बोलेंगे ये सारी नियत है, बराबर, यहां पे ये सारी नियत है। इसको यदि एक में यूज करूं तो मैं K, कैपिटल K में लिख सकता हूं उसको, बराबर। यदि मैं बोलूंगा यहां पे बात करेंगे तो K भी नियत है, क्या बोलेंगे, K भी नियत है, M भी नियत है, S भी नियत है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। ये तीनों अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर। तो इसको अपन ने क्या लिया, एक कैपिटल K से डिनोट कर लिया, ठीक है। यहां तक अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यदि अपने पास आ जाएगा यहाँ पे log T2 माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल K T प्लस C, बराबर। ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी। यदि अब ये लॉग को हटाना है, क्या करना है, लॉग को हटाना है, और लॉग को हटाने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि मैं लिखूंगा लॉग हटाने पर, यदि यहां से लॉग हटेगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1 इक्वल टू, एक लॉग को जब हटाए, इधर से जब लॉग हटाया जाता है तो ये जो होती है ना माइनस KT प्लस C, या यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वह E की पावर लग जाती है। यदि ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, यदि लॉग को हटाया जाता है तो यहाँ पे E की पावर में पूरा फॉर्मूला आ जाता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E की पावर आ जाएगा माइनस KT प्लस C, क्लियर।
ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसको भी थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यदि अपन यहां पे करेंगे तो थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। यदि मैं लिखूंगा T2 माइनस T1, इसको थोड़ा अलग अलग है, e की पावर एक तो माइनस KT आ जाएगा और एक e की पावर अपने पास क्या हो जाएगा c। ये दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया इसके अंदर, बराबर। अलग अलग लिखने के साथ अपन थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ पे यदि मैं e की पावर c है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, c की पावर 1 भी, c डैश से भी डिनोट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और चेंज करते हैं। यदि e की पावर मान लो c है तो इसको c डैश से डिनोट कर दो, बराबर। यदि इसको c डैश से डिनोट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू e की पावर माइनस KT प्लस क्या मल्टीप्लाई टू c डैश। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास एक वैल्यू निकल गया। यदि अब लास्ट वाला एक फॉर्मूला देखना, यदि मुझे T2 का मान चाहिए, क्या बोला मैंने, यदि मुझे किसी वस्तु के जो टेम्परेचर उसका मान चाहिए, तापमान चाहिए, तो एक फॉर्मूला बनेगा T1 प्लस e की पावर माइनस KT c डैश। ये अपने पास एक फॉर्मूला, क्लियर, ये अपने पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, बराबर। ये देखो T2 इक्वल T1 ई सी डैश e की पावर माइनस KT, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले से अपन वस्तु के तापमान का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आज के अपने इस चैप्टर का, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।